नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक 12 पे स्वागत करता हूं। तो लेकर आ गया हूं आपके लिए यहाँ पे हिंदी का क्लास, जो कि आपका पेपर होने जा रहा है 7 फरवरी 2023 को। यानी आप लोग 7 फरवरी 2023 को हिंदी का पेपर लगाते रहेंगे और यहाँ पे 100 बाई 100 क्वेश्चन यहाँ पे टोटल लेकर आ गया हूँ। एग्जाम में एकदम धमाल मचा देना है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका छूटे नहीं। तो यहाँ पे आ गए हैं सारे क्वेश्चन लेकर, तो फटाफट लाइक शेयर कर दे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए फटाफट तरीके से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लीजिए ताकि एग्जाम में और भी तहलका मचा सकेंगे। जब आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो वो आप गर्दा उड़ा देंगे एग्जाम में, है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाइए सभी बच्चे जितने लोग हैं यहाँ पे। और चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है फटाफट तरीके से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लेखक बालकृष्ण भट्ट को 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है। लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और गर्दा मचा दे यहाँ पे, है ना। क्या है, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, भट्ट निबंध माला या गुप्त बैरी। चलिए फटाफट तरीके से आंसर लगाएंगे, एकदम धमाल मचा दे फटाफट तरीके से। क्वेश्चन शुरू हो चुका है, जबरदस्त, याद रखेंगे। सही जवाब यहाँ पे आ चुका है, पढ़ा का सही जवाब भट्ट निबंध माला। बहुत अच्छे, सी के साथ जाएंगे, भट्ट निबंध माला, बहुत अच्छे, शानदार। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे क्या पूछा है। अगला सवाल है, सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है। सुखमय जीवन की बात की जाए तो सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है। अब रगड़ के आंसर करेंगे, सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है। जयप्रकाश नारायण, चंद्र शर्मा गुलेरी, मलयज या उदय प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 2 में गर्दा उड़ा दीजिए। चलिए आंसर करेंगे, सुखमय जीवन। सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है, बिल्कुल जबरदस्त, याद रखेंगे। सुखमय जीवन की बात की जाए तो सुखमय जीवन चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है बच्चा, एकदम गुलेरी जी, है ना। गुलेरी जी कहाँ के थे, तो जयपुर के थे, है ना, जयपुर के थे। चलिए अगला सवाल, लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी। लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी, सिर में, हाथ में, जांग में या पेट में। लहना सिंह किस से लिया गया है, तो लहना सिंह उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था। रगड़ के आंसर करेंगे। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त तरीके से आंसर करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है ना। लहना सिंह को जांग में लगी थी, बिल्कुल सही जवाब है, जांग में, जांग में, जांग में। लहना सिंह को गोली कहां लगी थी बच्चा, याद रखिएगा, जांग में लगी थी। चलिए अगला सवाल, जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे। अब इसमें एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए, 1924 में, 1921 में, 1928 में या 1922 में। आंसर लगाएंगे फटाफट। जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए, रगड़ के आंसर करेंगे बच्चा। अमेरिका कब गए थे, बहुत अच्छे, धमाल मचा दे, जबरदस्त तरीके से गर्दा उड़ा दे। जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे, याद रखेंगे 1922 ईस्वी में। कब गए थे अमेरिका, 1922 ईस्वी में गए थे, है ना, बहुत अच्छे, शानदार। चलो अगला, जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया है। किसे बोले ये राजनीति में करप्शन है, राजनीति में करप्शन का कारण बताना है। किसे बताए थे कि राजनीति में करप्शन है, राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताए थे, राजनीति में करप्शन का कारण। चलिए एकदम रगड़ के आंसर करेंगे बच्चा, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। चुनाव का खर्च, महंगाई, चोरी या गरीबी। डेली एकदम आना है, गर्दा उड़ाना है। चुनाव का खर्च, है ना, चुनाव का खर्च के कारण ही बताए थे कि यह करप्शन का कारण है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर की जो पहली कविता थी, कौन साल वो लिखे थे, 1920 में, 1925 में, 1927 में या 1926 में। चलिए आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से। कब लिखे थे, कब लिखे थे, जबरदस्त तरीके से आंसर करेंगे। चलिए गर्दा उड़ा दे, दम गर्दा उड़ा दे बच्चे, क्या बात, एकदम रंग जमा दिए हैं, बहुत अच्छे, शानदार। रामधारी दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी, याद रखेंगे
सही जवाब है 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। याद रखेंगे, सही जवाब क्या है बच्चा, 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें अगला सवाल। जैन धर्म का वह समुदाय जो वस्त्रहीन दिनचर्या स्वीकार करता है। जैन धर्म का वह समुदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या को स्वीकार करता है, वह कौन सा समुदाय होता है? जो वस्त्र नहीं पहनता है। 7 नंबर का आंसर लगाएंगे। चलिए आंसर लगाएंगे बड़ा फटाफट तरीके से। बिल्कुल जबरदस्त, दिगंबर दिगंबर दिगंबर, क्या बात है, दिगंबर समुदाय। याद रखेंगे दिगंबर है बच्चा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, श्वेतांबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया? शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया था? अब रगड़ के आंसर करेंगे। शेखर एक जीवनी उपन्यास कितने भागों में लिखा गया? आंसर करेंगे बच्चा जबरदस्त तरीके से। शेखर एक जीवनी, क्या बात है, लाजवाब आंसर आ चुका है। कितने भाग में थे? 3 भाग में, 5 भाग में, 4 भाग में या 2 भाग में? बिल्कुल जबरदस्त। कितने भाग में थे? 2 भाग में थे। क्या बात है, गर्दा उड़ा दी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल। लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र, यह भी पूछ सकता है त्यागपत्र के राइटर कौन थे, तो आपको याद रखना है जैनेन्द्र कुमार थे। और पूछा गया है इनका अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद किसने, है ना, किसने किया था? जो त्यागपत्र था जैनेन्द्र कुमार की जो रचना थी, उसका अंग्रेजी अनुवाद कौन किए थे? भगत सिंह, जे कृष्णमूर्ति, सी आर डी। अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त आंसर करेंगे। सही जवाब है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। सी के साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे, कमाल कर दिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। रोज शीर्षक पाठ में मालती ने, रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज पढ़ने को कहा था? है ना, मालती के जो पिता थे मालती को कितने पेज पढ़ने को कहे थे? अब देखो ये भी याद रखना है, मालती किस कौन से पाठ से है, तो रोज से। 4, 10, 5 या 20? चलिए जबरदस्त तरीके से आंसर करेंगे बच्चे, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। पूछा गया है रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज पढ़ने को कहा था? याद रखेंगे सही जवाब है 20 पेज, 20 पेज। क्या बात है। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? 11 में आंसर करेंगे। लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? लाला लाजपत राय के सहयोगी, लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? भगत सिंह के पिता चाचा, भगत सिंह के दादा, भगत सिंह के मामा या भगत सिंह के नाना? चलिए आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से। कौन थे? क्या बात, देखिए कौन थे, तो भगत सिंह के पिता और चाचा थे। पिताजी कौन थे? तो पिताजी थे इनके किशन सिंह। और चाचा कौन थे? तो चाचा जी थे अजीत सिंह, है ना। याद रखना है, नाम भी याद रखना है बच्चा। सही जवाब है भगत सिंह के पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह। ठीक है, एक के साथ जाएंगे। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। साम्यवाद के जन्मदाता कौन है? साम्यवाद, साम्यवाद के जन्मदाता प्लेटो, कार्ल मार्क्स, अरस्तु या निकोलस? साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर लगाएंगे, है ना। साम्यवाद के जन्मदाता, साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? चलिए जबरदस्त तरीके से आंसर करेंगे, एकदम धमाल मचा दिए। चलिए बिल्कुल सही जवाब याद रखेंगे। 12 का राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स जो थे वो साम्यवाद के जन्मदाता थे। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया किस वर्ष प्रकाशित किया गया? शारदिया, शारदिया किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? शारदिया, जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया किस वर्ष प्रकाशित किया गया? 1956 में, 1958 में, 1959 में या 1957 में? 13 नंबर। क्या बात है,
ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। 1959 ईस्वी में गर्द उड़ा दिए। धांगड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या है? धांगड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या है? कैदी है, भाड़े का मजदूर है, शक्तिशाली है, या इनमें से कोई नहीं। 14 में आंसर करेंगे। धांगड़ शब्द, धांगड़ शब्द जबरदस्त तरीके से आंसर करेंगे। धांगड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या है? देखो एग्जाम में एक चीज पूछिए, ध्यान रखिएगा। आप सभी को पता है कि भाड़े का मजदूर होता है, ठीक है, ये तो सभी को पता है, लेकिन ये याद रखना है कि किस भाषा में, है ना, तो ओराव भाषा में, है ना, ये याद रखिएगा। कौन से भाषा में? तो ओराव भाषा में, इसको याद रखना है। बिहार बोर्ड कभी कभी छुपा रुस्तम है, छुपा के पूछ लेता है। धांगड़ शब्द का अर्थ भाड़े का मजदूर कौन सी भाषा में? लो, लड़का का ले लोटा। क्वेश्चन तो पता है लेकिन आंसर नहीं पता है। धांगड़ मतलब भाड़े का मजदूर पढ़े थे, कौन सी भाषा तो पढ़वे नहीं किए, है ना, लेकिन पढ़े थे, लेकिन आंख से ओझल हो गया था। ओराव भाषा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 15। किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया? है ना, किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया था? दीनदयाल पाठक, शंभुनाथ मिश्र, राजकुमार शुक्ल, या सी बच्चन शुक्ल। 15 का आंसर करेंगे किसके आग्रह पर? चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त तरीके से आंसर करेंगे। किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया था? एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, किसके आग्रह पे? जबरदस्त, सही जवाब आ चुका है 15 में, है ना, राजकुमार शुक्ल की आग्रह पे, है ना। सही जवाब क्या होगा? राजकुमार शुक्ल की आग्रह पे। बहुत अच्छे, एकदम गर्दा उड़ा दिए, राजकुमार शुक्ल। चलिए अगला सवाल देखेंगे बच्चा। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण, एक एक बच्चा एग्जाम में तहलका मचाएगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर आपने लगा लिए आंसर, डेली क्लास में आ रहे हैं, तो आपको नंबर उड़ाने से कोई नहीं रोक सकता। लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? चलिए बहुत अच्छे, 16 का राइट आंसर सम्राट अशोक ने करवाया था। क्या बात है, डी के साथ जाएंगे। चलिए अगला सवाल। लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था? मोहन राकेश के पिताजी का नाम बताना है। कौन थे? करमचंद गुगलानी, बी, सी या डी? अब रगड़ के आंसर करेंगे। मोहन राकेश के पिताजी कौन थे? एकदम धमाल मचा दे। मोहन राकेश के पिताजी, मोहन राकेश के पिताजी कौन थे? चलिए बहुत अच्छे, एकदम रगड़ते रहे बच्चे, जो रगड़ेंगे वही एग्जाम में धमाल मचाएंगे। चलिए बिल्कुल सही जवाब कौन थे? 17। बहुत अच्छे, याद रखें, करमचंद गुगलानी, है ना, मोहन राकेश के पिताजी, याद रखिएगा, करमचंद गुगलानी। बहुत अच्छे। अगला सवाल देखेंगे। मोहन राकेश किस युग के प्रथम प्रमुख कथाकार और नाटककार थे? देखो ये भी पूछ सकता है कि मोहन राकेश क्या थे, तो आपको क्या याद रखना है? मोहन राकेश कथाकार भी थे और नाटककार भी थे, ठीक है। किसवीं सदी के? 18वीं के, 19वीं के, 20वीं के, या 17वीं के? चलिए जबरदस्त तरीके से आंसर करेंगे। किसवीं सदी के थे? चलिए बहुत अच्छे, शानदार। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, 20वीं सदी के, ठीक है, 20वीं सदी के। देखो 20वीं सदी मतलब क्या हुआ? जिसका 1900 में जन्म होगा, 1900 से लेकर, है ना, 1910, 1920, 1950, 1999 तक जिसका जन्म होगा वो 20वीं सदी में कहलाएगा। क्लियर है? आपको नहीं भी याद है तो आप इस तरीके से आंसर लगा सकते हैं। चलिए अगला सवाल। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की है? कितने साल की है सिपाही की मां शीर्षक पाठ में? कितने साल की है? 14 साल की, 13 साल की, 15 साल की, या 16 साल की? 19 में एकदम रगड़ दें, 19 में एकदम तहलका मचा दीजिए बच्चा, गर्दा उड़ा दीजिए, 19 में तहलका उड़ा दीजिए। चलिए सिपाही की मां, बहुत अच्छे, सही जवाब है 13 साल की थी, बिल्कुल सही जवाब, बी के साथ जाएंगे। अगला सवाल देखेंगे। 1959 से 1960 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे?
काल भी याद रखिएगा, कब से कब तक थे ये भी याद रखना है ना। नामवर सिंह विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कितने दिन से कितने दिन तक थे, ये भी याद रखना है कि 1 साल तक थे, है ना। ये भी पूछता है बिहार बोर्ड, याद रखिएगा 1959 से लेकर 1960, यानी क्वेश्चन में भी आपका आंसर छुपा हुआ, उसको भी याद रखिएगा। अब कौन से विश्वविद्यालय में थे, 20 में ही याद रखना है, सागर विश्वविद्यालय में, है ना, सागर विश्वविद्यालय में। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, कौन से पाठ से लिया गया है, कौन से पाठ से लिया गया है बच्चा, रगड़ के आंसर करेंगे एकदम। क्या बात, क्या बात है, जबरदस्त तरीके से आंसर करेंगे। 21 बहुत अच्छे, सही जवाब है प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या है, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर, चलिए फटाफट 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 आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से। मीत कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, प्रगीत और समाज। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था, 1996, 1995, फटाफट तरीके से आंसर करेंगे। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान से कब प्रकाशित किया गया था, 22, बिल्कुल याद रखेंगे कब सम्मानित किया गया था, 1996 में सम्मानित किया गया था। चलो अगला सवाल देखेंगे, 23, हंसते मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है। हंसते मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, रात्रि में है, दोपहर में है, सूरज की रोशनी में है या घर में है। अब आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से। हंसते हुए अकेलापन के अनुसार सुरक्षा कहाँ है बच्चा। चलिए 23 में एकदम धमाल मचा दिए, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, सूरज की रोशनी में, सूरज की रोशनी में, क्या बात है, सूरज की रोशनी में। चलिए अगला सवाल, अनेक धारावाहिक, टीवी और फिल्म के स्क्रिप्ट किसने लिखे, बाल्किस भट्ट, चंद्र शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण या उदय प्रकाश। अनेक धारावाहिक की टीवी फिल्म के स्क्रिप्ट कौन लिखे थे, बाल्किस भट्ट, चंद्र शर्मा गुलेरी, सी या डी। 24 बहुत अच्छे। चलिए 24 उदय प्रकाश के साथ जाएंगे, बहुत अच्छे, शानदार। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या पूछा गया है, त्रिज शीर्षक पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था। SHO का जो वैवाहिक जीवन था वो कितने साल का था, 13 साल का, 20 साल का, 14 साल का या 17 साल का। 25 में आंसर लगाएंगे, SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था, 25 में। ईस्वी वाले क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, है ना। ईस्वी वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे ना तो याद हो जाएगा। चलिए 25 बहुत अच्छे, 13 साल, बिल्कुल याद रखेंगे, 13 साल, क्या बात है। अगला सवाल, कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे। कौन जो थे जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली थी उससे संतुष्ट नहीं थे, कौन थे वो, भगत सिंह थे, जे कृष्णमूर्ति थे, बाल्किस भट्ट थे या उदय प्रकाश थे। जो पहले की शिक्षा प्रणाली थी उससे कौन जो है वो असंतुष्ट थे, रगड़ के आंसर करें, कौन असंतुष्ट थे। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से कौन असंतुष्ट थे, बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, जबरदस्त आंसर करें बच्चे, याद रखेंगे जे कृष्णमूर्ति, है ना, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आ ई उ, आ ई उ कौन सा स्वर है, कौन सा स्वर है। ये तो पता है कि आपको ये क्या है, 27 में आपको पता है कि ये स्वर है, इतना तो पता है स्वर है, लेकिन कौन सा स्वर है तो ये याद रखना है, ये स्वर है दीर्घ स्वर है ना, दीर्घ स्वर है, सी के साथ गए, क्या बात है, जबरदस्त। चलिए अगला सवाल, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, व्यंजन, युग्मक,
संपिक्त या स्वर जो मुक्ताक्षर होते हैं उसकी अंतिम ध्वनि क्या होती है? 28 में अगर क्या आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? चलिए, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? 28। एकदम याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है? स्वर होता है, स्वर होता है, स्वर होता है। जबरदस्त। चलो, आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? 29। आविष्कार का संधि विच्छेद ए, बी, सी या डी? 29 का आंसर करेंगे आविष्कार। आबिजुरकार, बिल्कुल सही जवाब है आबिजुरकार, बहुत इजी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बच्चा, अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है? अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है? अब अगर क्या आंसर करेंगे, अनुस्वार की ध्वनि उत्पन्न करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाता जाता है? अनुस्वार, 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 है ना, क्या लगाया जाता है? क्या बात है, जबरदस्त तरीके से याद रखेंगे। क्या लगाते हैं? बिंदु लगाते हैं, है ना, बिंदु लगाते हैं, बी के साथ जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे, ठ का उच्चारण स्थान, ठ कहां से बोलते हैं? बहुत बार बताए हैं, ट ठ ड, ट ठ ड ढ, है ना। आपकी जीभ कहां सटती है ना, जीभ देखिएगा, जीभ नीचे से ऊपर उठती है और ऊपर जाए क्या करती है? चिपक जाती है। ट ठ ड, है ना, तो चिपकती कहां चिपकती है? अब ये बताएंगे। 31, आपकी मूर्धा में जाके क्या करती है? चिपक जाती है ना। सही जवाब क्या है? मूर्धा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे, शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध। 32 में आंसर लगाएंगे, शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है, जगन्नाथ, छत्र छाया, श्रीमान या संवाद? अब देखो यहां पे ध्यान से देखना कि इसमें शुद्ध शब्द क्या है। श्रीमान भी गलत है। श्रीमान सही कैसे लिखाता है? नीचे में आपका डैश लगता है ना, हलंत लगता है। तो सही जवाब कौन होगा? संवाद सही है ना, संवाद सही है, डी के साथ जाएंगे। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन चिन्ह लगता है? द्वंद्व समास में कौन सा चिन्ह लगता है? अब आंसर करेंगे, द्वंद्व समास में कौन सा चिन्ह लगता है? अब आंसर करेंगे, द्वंद्व समास में डैश लगता है। द्वंद्व समास में क्या लगता है? डैश लगता है। तो सही जवाब क्या होगा? द्वंद्व समास, ए के साथ जाएंगे बच्चे, बहुत अच्छे। डैश लगता है, जैसे भाई बहन, जब भाई बहन लिखते हैं बच्चा तो यहाँ पे क्या आता है? डैश लगता है ना। दिन रात डैश लगता है, वही आपका द्वंद्व समास होता है, यानी डैश। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 में गर्दा उड़ा दीजिए, कावेरी नदी कौन संज्ञा है? कावेरी नदी कौन संज्ञा है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? कावेरी नदी की बात की जा रही 34 में। जब भी नाम का बोध आएगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगी, सिंपल सा आंसर। निर्माण कौन सा लिंग है? निर्माण के बारे में बताना है, क्या लिंग है? क्या ये स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, पुल्लिंग है, या ऑप्शन नंबर डी है? 35 में अगर क्या आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 में तहलका मचा दीजिए। चलिए आंसर करेंगे, जबरदस्त तरीके से आंसर करेंगे, निर्माण शब्द कौन लिंग है? क्या बात है, बच्चे ने कमाल कर दिया। निर्माण में 35 में बिल्कुल सही जवाब है। निर्माण शब्द पुल्लिंग है ना, निर्माण हो रहा है, निर्माण कार्य जो है वो चल रहा है ना। ये बोलते हैं निर्माण कार्य चल रहा है, ये बोलते हैं निर्माण कार्य चल रही है, नहीं ना बोलते हैं। भीख शब्द क्या है? भीख, भीख शब्द क्या है? तत्सम, देशज, विदेशज या तद्भव? भीख, भीख शब्द क्या है? याद रखेंगे, भीख शब्द जो है वो बच्चा तद्भव है। भीख शब्द क्या है? तद्भव है। जबरदस्त तरीके से आंसर किए हैं। भीख शब्द क्या है? तद्भव, 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 तद्भव। चलिए बहुत अच्छे। अब देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 37, नाला का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? नाला, नाला का स्त्रीलिंग रूप क्या है? 37 में बताएंगे। नाला, नाला का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नाली है, नालिन है, नालिनी है या नालिक है? ऑप्शन भी कमाल का है। तो नाला का क्या होता है? सभी को पता होता है कि नाला का नाली होता है ना। चलिए नेक्स्ट, में किस कारक का विभक्ति है? किस कारक में आता है?
संबोधन, अधिकरण, संबद्ध या करण। संबोधन क्या होता है? हे, अजी, अहो, अरे, है ना, ये होता है संबोधन, पुकारते हैं। संबंध तो है नहीं। अधिकरण होता है, क्या होता है? में या, है ना, पर। तो सही जवाब क्या होगा? में किसका है? तो अधिकरण में है। बी के साथ जाएंगे। बहुत अच्छे। चलिए अब आंसर लगाएंगे। बी बिल्कुल सही जवाब है। 38 में बी के साथ जाएंगे। चलिए अगला सवाल। वाक्य के क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, करण, संप्रदान, कर्म या अपादान। क्रिया का फल जिस पर पड़े, क्रिया का फल जिस पे पड़े उसे हम क्या कहते हैं? 39 में बिल्कुल सही जवाब है। क्रिया का फल जिस पे पड़े उसी को तो ऑब्जेक्ट कहते हैं। राम आम खाता है, तो क्या खाता है? आम खाता है। तो आम क्या हो गया? कर्म हो गया, उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। छत से उतरी हुई लता। छत से उतरी हुई लता में कौन सा कारक है? छत से उतरी हुई लता 40 में, है ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। जब भी अलग हो जाए, जब भी आदान प्रदान हो, अपादान हो, विभाजन हो जाए, तो वो क्या होता है? अपादान कारक होता है। बी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कितने सर्वनाम है? देखो कितना संज्ञा है, कितना सर्वनाम है, कितना विशेषण है ना, कितने समास हैं और कितने कारक हैं, ये सभी याद होना चाहिए, है ना। जबकि अगर पूरी क्लास की है तो मैं सभी में बताता ही रहता हूं। संज्ञा अर्थ के अनुसार कितना है ना, ऐसे कितना है, सर्वनाम कितना है, विशेषण कितना है, समास कितना है, कारक कितना है। ये क्वेश्चन पूछ में करेगा बिहार में, है ना, ये क्वेश्चन पूछेगा ही। चलिए देखेंगे कितने सर्वनाम है हिंदी में। 41। हर क्लास में मैं या तो संज्ञा को बताता हूं, या तो सर्वनाम को बताता हूं, या तो वाक्य कितने प्रकार के हैं ये भी पूछता है। तो सारे क्वेश्चन क्या करना है आपको, है ना, एकदम याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो कमाएगा वही खाएगा 42। इसलिए बोलते हैं डेली, है ना, जो डेली क्लास में आएगा वही धमाल मचाएगा। अब बताओ कौन सा सर्वनाम है? घुमा के पूछें। जो डेली क्लास में आएगा वही धमाल मचाएगा, कौन सा सर्वनाम है? जो के बारे में बोला जा रहा है। जो 42। संबंध, जो का मतलब क्या? जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, यानी जितने लोग भी क्लास में आ रहे हैं वो धमाल मचाएंगे। और जो क्या है? संबंध वाचक सर्वनाम है, यानी आप क्या है? संबंध वाचक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल। वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? वह लड़का, वह लड़का। देखो ही, सी, इट आपको पता है कि ये प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन है कि नहीं है ना, लेकिन किस विशेषण का उदाहरण है? जब आपको पता है कि ये प्रोनाउन है तो सर्वनामिक विशेषण ही होगा। 43 में जाएंगे, ए के साथ जाएंगे, धमाल मचाएंगे। चलिए अगला सवाल 44। जिस शब्द से किसी काम का करने या होने का भेद है, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का भेद होता है उसे हम क्या कहते हैं? अब रगड़ के आंसर करेंगे। जिससे किसी के होने या करने का बोध हो, जिससे किसी के होने या करने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? एकदम रगड़ के आंसर करेंगे। जिससे किसी के होने या करने का बोध हो। क्या बात है, गर्दा उड़ा दिए सही बच्चे, एकदम धमाल उड़ा दिए, है ना। क्या कहते हैं बच्चा? 44। बहुत अच्छे। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, क्रिया कहते हैं, क्रिया। नेक्स्ट देखेंगे। वह खाता है किस काल का उदाहरण है? वह खाता है कौन सा काल का उदाहरण है? अब रगड़ के आंसर करेंगे। वह खाता है किस काल का उदाहरण है? वह खाता है, एकदम धमाल मचाते रहे बच्चे। वह खाता है कौन सा काल का उदाहरण है? वह खाता है, वह खाता है किस काल का उदाहरण है? वह खाता है, बिल्कुल क्या ये वर्तमान काल है ना। सही जवाब क्या है? 45 में वर्तमान काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अव्ययी के कितने भेद होते हैं? देखो भेद वाला क्वेश्चन है, पूछबे करेगा बिहार में, दो को ही पूछ सकता है, एकदम याद रखिएगा। अव्ययी के कितने भेद होते हैं?
3 भेद, 4 भेद, 5 भेद या 7 भेद? अव्यय के कितने भेद होते हैं? रगड़ के आंसर करेंगे। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? अब धमाल मचाएं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? फटाफट तरीके से आंसर करेंगे। अव्यय के कितने भेद होते हैं? चलिए धमाल मचाइए एकदम। अव्यय के कितने भेद होते हैं? कितने प्रकार के अव्यय होते हैं? बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आंसर कर रहे हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? 46। बिल्कुल याद रखिएगा। अव्यय की बात की जाए, अव्यय के कितने भेद होते हैं? एकदम धमाल मचा दिए। याद रखेंगे कितने भेद होते हैं? बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त तरीके से सभी आंसर कर दिए हैं। याद रखेंगे 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? बिल्कुल 5 भेद होते हैं, याद रखना एकदम। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 47 पूछा है, रचनात्मक बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार है? रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के या 6 प्रकार के? आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से। रचना तथा बनावट के अनुसार शब्द कितने प्रकार के होते हैं? एकदम राइट आंसर लगाएंगे। रचना और बनावट के अनुसार 47। चलिए बिल्कुल याद रखेंगे, सही जवाब है 3 प्रकार के होते हैं, है ना? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 48 में आंसर लगाएंगे। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? अब आंसर लगाएंगे। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश की बात की जा रही है। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, है ना? ये भी 5 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है 5 प्रकार के। नेक्स्ट देखेंगे, निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है? निर्वाह में उपसर्ग बताना है 49 में। निर्वाह में उपसर्ग क्या होता है? निर्वाह में उपसर्ग, चलिए अब अगर आंसर करेंगे निर्वाह में उपसर्ग कितना होता है? अब धमाल मचाइए। निर्वाह में उपसर्ग कितना होता है? निर्वाह की बात की जा रही है। अब गर्दा उड़ाइए, निर्वाह में उपसर्ग कितना होता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। अब बताएंगे निर्वाह में उपसर्ग कितना होता है 49 नंबर क्वेश्चन में। 49 बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। निर्वाह में उपसर्ग कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। क्लियर कर दिए। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 50, भिरन शब्द में प्रत्यय क्या है? भिरन शब्द में प्रत्यय क्या है? चलिए बिल्कुल सही जवाब आ चुका है 50 में। याद रखेंगे, है ना? भीर जो अंत भिरन, है ना? भीर जो अंत भिरन। चलिए अगला सवाल देखेंगे, आनंद शब्द का विशेषण क्या होता है? आनंद का विशेषण क्या होता है? आनंद का विशेषण, आनंद का विशेषण क्या होता है? रगड़ के आंसर करेंगे। आनंद का विशेषण 51, आनंद। चलिए आनंद से क्या बनेगा? आनंदित बनेगा, है ना? सही जवाब क्या है? आनंद से बनेगा आनंदित। बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखेंगे, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है वैसा समास जिसका अंतिम पद प्रधान हो वह कौन सा समास होता है? जिसका अंतिम पद प्रधान हो वह कौन सा समास होगा? अब तहलका मचाइए। जिसका अंतिम पद प्रधान हो वह कौन सा समास होगा? गर्द उड़ा दीजिए एकदम। चलिए बिल्कुल सही जवाब है 52 में। याद रखेंगे, जिसका अंतिम पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास होता है। धर्माधर्म कौन समास है? धर्माधर्म, धर्माधर्म की बात की जा रही है। धर्माधर्म कौन समास है? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय या द्वंद्व समास? धर्माधर्म कौन समास है? अब आंसर लगाएंगे। धर्माधर्म कौन समास है? अब तहलका मचा दे। धर्माधर्म 53। बहुत अच्छे। धर्माधर्म की बात कर रहे, है ना? देखो यहाँ पे डैश छुपा हुआ है, लेकिन है ये कौन सा समास? धर्माधर्म द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल, ध्यान में मग्न साधक
ध्यान में मग्न साधक किस पदबंध का उदाहरण है? ध्यान में जो मग्न साधक है वो कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध या क्रिया पदबंध? चलिए यहां से करेंगे। ध्यान में मग्न साधक किस पदबंध का उदाहरण है? बहुत अच्छे, जबरदस्त तरीके से याद रखेंगे बच्चा, सर्वनाम पदबंध होता है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट 55। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 5 या 9? आंसर लगाएंगे 55 में। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? एकदम धमाल मचा दीजिए। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? क्या बात है, गर्दा उड़ा दिए बच्चे। याद रखेंगे, अर्थ की दृष्टि से वाक्य जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के होता है बच्चा? अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। यहां पे देखिए, ये चीज जो बोला जाता है ना अर्थ की दृष्टि से, वो आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि अर्थ की दृष्टि से पूछा है कि क्या पूछा है, ठीक है। अगर रचना की दृष्टि से पूछे, देखो याद कर दीजिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर पूछ दे रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखना है, अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के और रचना की दृष्टि से कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, है ना। बहुत लोग जो आंख बंद करके याद कर लेते हैं, जो कि गलती हो जाता है। रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के, अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के, हमेशा याद रखना है। चलिए अगला सवाल। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, कौन सा वाक्य है? सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, कौन सा वाक्य है? 56 में धमाल मचाएंगे। 56 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छे, याद रखेंगे, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त वाक्य है ना। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। चलिए अगला सवाल देखेंगे 57। शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य की बात की जा रही है, शुद्ध वाक्य कौन है 57 में? 57 में शुद्ध वाक्य कौन है? चलिए 57, चलिए बहुत अच्छे, सही जवाब है साहित्य और जीवन में अभिन्न संबंध है। साहित्य और जीवन में अभिन्न संबंध है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। कुबेर शब्द का पर्यायवाची, कुबेर शब्द का पर्यायवाची सदन, मधवा, दैत्य या धनत? कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? 58 में रगड़ के आंसर करेंगे कुबेर। चलिए आंसर करेंगे, आंसर करेंगे धनत, 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 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। आत्मा शब्द का उल्टा क्या होता है? आत्मा शब्द का उल्टा क्या होता है? आत्मा। आत्मा शब्द का विलोम बनाना है कि आत्मा शब्द का विलोम क्या होता है? परमात्मा, अपमान, प्रतिलोम या नास्तिक? तो आत्मा का क्या हो जाएगा? आत्मा का परमात्मा हो जाएगा, है ना। जबरदस्त। चलिए अगला सवाल देखेंगे 60। जिसके पानी में चक्र हो, जिसके पानी में चक्र हो से क्या कहते हैं? बिना पानी, चक्र पानी, वज्र पानी? बिल्कुल सही जवाब है चक्र पानी, चक्र पानी, चक्र पानी। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जान पर खेलना, जान पर खेल जाएंगे बोलते हैं ना। 61, जान पर खेलना मतलब साहसिक कार्य करना, बहुत बहादुरी का काम करना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? बिना योग के जो साथ रहे, कोई योग ना हो फिर भी साथ रहे, उसे क्या कहते हैं बच्चा? जबरदस्त, याद रखेंगे, अयोग बा कहते हैं। सी के साथ जाएंगे, अयोग बा। चलो अगला सवाल देखेंगे। कवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, चवर्ग, पवर्ग, है ना। क से लेकर प, क, चवर्ग, कवर्ग, तवर्ग, चवर्ग, कौन व्यंजन है? उष्मा व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या स्पर्श व्यंजन? चलिए याद रखिए कौन सा व्यंजन है 63, है ना। स्पर्श व्यंजन है, क्योंकि इसमें सभी में स्पर्श होता है। क्यों स्पर्श व्यंजन? क बोलते हैं तो कंठ स्पर्श होता है ना। प बोलते हैं लिप्स अपसर होता है। ट बोलते हैं मूर्धा स्पर्श होता है। इसीलिए सारे के सारे क्या है? स्पर्श व्यंजन है, टचिंग वाले व्यंजन है। उच्चारण का संधि विच्छेद, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है 64? उत जोड़ चारण, है ना। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, उत जोड़ चारण। चलिए अगला सवाल। म का उच्चारण स्थान का, म कहां से बोलते हैं? प, फ, ब, भ, म, लिप से बोलते हैं। बिल्कुल बात है ना।
चलिए बहुत अच्छे, लिप से बोलते हैं, बिल्कुल शानदार। अगला सवाल देखेंगे, शुद्ध शब्द इसमें कौन है? दधीची है, पुण्य है, अध्ययन है या पृष्ठ है? 66 शुद्ध शब्द की बात की जा रही है, सही जवाब है अध्ययन, है ना, अध्ययन, बहुत अच्छे, शानदार। अगला सवाल, प्रशांत महासागर कौन संज्ञा है? प्रशांत महासागर, कोई भी सागर रहे दुनिया का, प्रशांत रहे या कोई भी रहे, है ना, प्रशांत महासागर कौन संज्ञा है? तो याद रखेंगे 67 का सही जवाब हो जाएगा बच्चे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बात है, गर्द दौड़ा दिए। अगला सवाल, लज्जा शब्द में कौन सा लिंग है? लज्जा शब्द में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या ऑप्शन नंबर डी है? 68 में एक बार धमाल मचाइए। लज्जा शब्द की बात की जा रही है, लज्जा शब्द में कौन सा लिंग है? 68 में गर्दा उड़ा दीजिए। चलिए यहां से करेंगे फटाफट तरीके से। 68 लज्जा, चलिए बहुत अच्छे, 68 में धमाल मचाएं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लज्जा में स्त्रीलिंग है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखेंगे, जीव शब्द क्या है? जीव शब्द क्या है? आंसर लगाएंगे 69। जीव शब्द की बात की जा रही है, जीव शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? जीव शब्द की बात की जा रही है, जीव शब्द क्या है? रगड़ के आंसर करेंगे 69 में। जीव शब्द क्या है? फटाफट आंसर करेंगे जीव शब्द। चलिए याद रखेंगे 69 की बात की जाए, सही जवाब है ना तद्भव है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तद्भव तद्भव तद्भव। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? 70, उसने लड़कों को मिठाइयां दी, उसने लड़कों को मिठाइयां दी, लड़कों को मिठाइयां दी किस कारक के उदाहरण है? लड़कों को मिठाइयां दी, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक? आंसर आइए फटाफट तरीके से। फटाफट तरीके से आंसर करेंगे, जबरदस्त, उसने लड़कों को मिठाइयां दी, 70। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, लड़कों को मिठाइयां दी, है ना, संप्रदान किया जा रहा है, संप्रदान कारक में आएगा, ए के साथ जाएगा संप्रदान कारक। बहुत अच्छे, जबरदस्त, क्लियर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल 71, उपनिवेश शब्द में विशेषण क्या है? उपनिवेश, 71 में आंसर करेंगे उपनिवेश में विशेषण। उपनिवेश, उत्कृष्ट, औपनिवेशिक, औपनिवेशी या औपनिवेशिक? आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 का सही जवाब क्या होगा? चलिए बहुत अच्छी, 71 की बात की जाए तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, औपनिवेशिक में जाएंगे, है ना, औपनिवेशिक। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वाले को कितने फ्रैंक का इनाम दिया गया था? रस्सी का टुकड़ा में बटुआ लौटाने वाले को कितने इनाम की घोषणा की गई? अब रगड़ के आंसर करेंगे, कितने इनाम की घोषणा की गई थी? अब आंसर करेंगे फटाफट फटाफट फटाफट। रस्सी का टुकड़ा, चलिए बहुत अच्छे, 72 का सही जवाब याद रखेंगे, सही जवाब है 20 फ्रैंक, 20 फ्रैंक, 20 फ्रैंक, 20 फ्रैंक। बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखेंगे 73, क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का नाम क्या है? क्लर्क का नाम क्या है? आंसर लगाएंगे 73, क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का नाम क्या है? 73 में आंसर लगाएंगे, 73 नंबर क्वेश्चन। रगड़ के आंसर करेंगे, बहुत अच्छे, इवान दमीचित्र, है ना, सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे, पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम बताना है। पेशगी शीर्षक पाठ में, फटाफट आंसर करेंगे, पेशगी शीर्षक पाठ में पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम बताना है, 74 में आंसर करेंगे,
74। बहुत अच्छे, सही जवाब आ चुका है 74 में, याद रखेंगे सही जवाब है फ्रैंकवा फ्रैंकवा फ्रैंकवा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी 75, नरहरि, शेष सनातन, सूफी संत या ऑप्शन नंबर डी? चलिए बहुत अच्छे, 75 का आंसर आ चुका है। 75 का सही आंसर है सूफी संत मोहिदी। सूफी संत मोहिदी बिल्कुल सही जवाब है, सूफी संत मोहिदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मलिक मोहम्मद जायसी गुरु सूफी संत मोहम्मदी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? प्रेम के, पीर के, जागरूकता के, श्रृंगार के, या इनमें से कोई नहीं? 76 का आंसर करेंगे 76। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? अब रगड़ के आंसर करेंगे। याद रखेंगे प्रेम के पीर के, है ना, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रेम के पीर के। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? 77 में आंसर लगाएंगे, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन है? रगड़ के आंसर करेंगे ए, बी, सी या डी। सूरदास के दीक्षा गुरु का आंसर करना है। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? अब धमाल मचाएं। चलिए जबरदस्त तरीके से आंसर करेंगे। याद रखेंगे सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो बल्लवाचार्य थे, है ना, ऑप्शन नंबर डी, बल्लवाचार्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का अर्थ क्या होता है? गोद, आंचल, कंधा या हथेली? गोद, आंचल, कंधा या हथेली? आंसर करेंगे फटाफट। कन्या का अर्थ क्या होता है? आप रगड़ के आंसर करें बच्चे। क्या बात है, धमाल मचा दिए बच्चे, जबरदस्त। गोद होता है, गोद गोद गोद, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे 79, सूरदास रचित पद किस भाव के थे? सूरदास की जो रचना थी वो कौन से भाव की थी? सूरदास की रचना किस भाव के? सूरदास की रचना किस भाव के थे? अब रगड़ के आंसर करेंगे। सूरदास रचित पद मुक्तक किस भाव के थे? 79, याद रखेंगे वात्सल्य भाव के थे। बी के साथ गए, गर्दा उड़ा दी। नेक्स्ट देखेंगे, पिता नंद की गोद में बैठकर बालकृष्ण के भोजन करने का वर्णन सुर के किस पद में है? पिता नंद की गोद में बैठकर बालकृष्ण का भोजन करने का वर्णन सुर के किस पद में है? प्रथम पद में, तृतीय पद में, द्वितीय पद में, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 80 में धमाल मचाइएगा, द्वितीय पद में है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला देखेंगे, तुलसीदास का मुंह बोला नाम क्या था? तुलसीदास का मुंह बोला नाम क्या था? श्याम बोला, मोहन बोला, शाह बोला या राम बोला? तुलसीदास का मुंह बोला नाम बताना है। तुलसीदास का मुंह बोला नाम 81 में रगड़ के आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। बहुत अच्छे, राम बोला राम बोला राम बोला, बहुत अच्छे, शानदार। चलिए तुलसीदास के दीक्षा गुरु, अब इसमें रगड़ के आंसर करेंगे, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? अब आंसर करेंगे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? 82 नंबर क्वेश्चन। याद रखिए तुलसीदास के दीक्षा गुरु की बात की जाए तो सही जवाब है नरहरिदास, है ना, सही जवाब क्या है? नरहरिदास, नरहरिदास, कमाल कर दिए। अगला सवाल देखेंगे, रामलला नाछू किस कवि की रचना है? रामलला नाछू किस कवि की रचना है? जायसी की, तुलसीदास की, सूरदास की या नाभादास की? रामलला नाछू किस कवि की रचना है? अब रगड़ के आंसर करेंगे। अब रगड़ के आंसर करेंगे। ध्यान से आंसर करने बच्चे, गलती नहीं करना है ना। रामलला नाछू किस कवि की रचना है? 83, बिल्कुल याद रखेंगे।
रामलला नछू, तुलसीदास, है ना, किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। क्या बात है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नाभादास रचित भक्तमाल में 316 छप्पयों में कितने भक्तों का चरित्र वर्णित है? नाभादास रचित भक्तमाल के 316 छप्पे में कितने भक्तों का चरित्र वर्णित है? 200, 400, 600 या 800? चलिए 84 में धमाल मचाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 बिल्कुल सही जवाब है। याद रखेंगे नाभादास में कितना है, तो ए के साथ जाएंगे। 200 है, 200 है, 200 है। क्लियर। चलिए अगला देखेंगे। अगला सवाल 85। 6 पंक्तियों के गे पद को क्या कहते हैं? 6 पंक्तियों को गे पद को क्या कहते हैं? ए, बी, सी या डी? 85 का आंसर करेंगे। चलिएगा, 6 पंक्तियों के गे पद को क्या कहते हैं? ए, बी, सी या डी? 85 में रगड़ के आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85। चलिए रगड़ते रहे एकदम। बिल्कुल सही जवाब है, छपय कहते हैं, है ना, छपय छपय छपय। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला इसका राइटर है नाभादास। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि भूषण का जन्म किस साल हुआ था? आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से। कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? 86। बहुत अच्छे, याद रखेंगे 1613 ईस्वी में जन्म हुआ था। किसका? कवि भूषण का। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे। शिवराज भूषण कितने अलंकारों का निरूपण है? शिवराज भूषण में कितने अलंकार हैं? शिवराज भूषण में कितने अलंकार हैं? 108 अलंकार, 105 अलंकार, 107 अलंकार या 109 अलंकार? कितने अलंकार है? 87 में आंसर लगाएंगे। 105 अलंकार है ना। सही जवाब क्या है? 105 अलंकार बी के साथ गए। चलिए अगला सवाल। चलिए आंसर करेंगे फटाफट। कड़वाल का अर्थ क्या होता है? कड़वाल का अर्थ क्या होता है? 88 में आंसर लगाएंगे। कड़वाल बिल्कुल सही जवाब है, तलवार तलवार। चलिए अगला सवाल देखेंगे। जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक नाटक के रचनाकार कौन है? एक घूंट नामक नाटक के रचनाकार, है ना, किस समय लिखा गया है? देखो ये पूछा जा सकता है। एक घूंट के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद है ना, जयशंकर प्रसाद है। चलिए 89 बिल्कुल सही जवाब है। 1928 ईस्वी में, है ना, 1928 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 90। कामायनी महाकाव्य की नायिका का नाम बताएंगे। कामायनी महाकाव्य की नायिका का क्या नाम है? कामायनी महाकाव्य की नायिका का नाम बताना है। क्या है? श्रद्धा है, सुमन है, पुष्पलता है या प्रेमलता है? 90 में तहलका मचाएं। क्वेश्चन नंबर 90 में गर्दा होना। 90। क्या बात है, जबरदस्त तरीके से आंसर करेंगे। श्रद्धा, है ना, सही जवाब क्या है? श्रद्धा। चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 91। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के क्रास्ट बेस्ड गर्ल्स स्कूल में कौन प्रसिद्ध कवित्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी? कौन? अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, मीराबाई या सरोजनी नायडू? 91 में आंसर लगाएंगे। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के क्रास्ट बेस्ड गर्ल्स स्कूल में कौन प्रसिद्ध कवित्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की? 91। चलिए रगड़ के आंसर करेंगे बच्चा एकदम। बिल्कुल सही जवाब है। 91 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। क्या बात है, महादेवी वर्मा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। फिर भी कोई कुछ कर न सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छोना मेरा। किस कवि की रचना है? किस कविता की रचना है? किस कविता की रचना है? 92 में आंसर करेंगे, है ना। पुत्र वियोग बिल्कुल सही जवाब है। पुत्र वियोग, पुत्र का वियोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्ति बोध ने कहां से किया? कहां से नया खून नामक पत्र का संपादन हुआ था? दुर्गापुर से, कानपुर से,
नागपुर से या बिलासपुर से? 93, 93 का आंसर लगाएंगे। 93 सही जवाब क्या होगा? चलिए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी के साथ गए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है, सभी का सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। नागपुर से किए थे, देखो हम नागपुर बोल के कानपुर टिक कर दिए, नागपुर से किए थे, मार्कर जो चल जाता है इधर उधर। ठीक है, नागपुर से किए थे। ठीक है, हम बोले थे नागपुर लेकिन मार्कर चल गया कानपुर पे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 94, 94 देखेंगे, किस कवि ने प्राय लंबी कविताएं लिखी हैं? विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी या ज्ञानेंद्र प्रति? लंबी कविताएं कौन लिखे हैं? 94 में आंसर लगेंगे लंबी कविताएं। लंबी कविताएं कौन लिखे हैं? फटाफट तरीके से आंसर करेंगे, लंबी कविताएं कौन लिखे हैं? विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, ज्ञानेंद्र प्रति या गजानन माधव मुक्तिबोध? 94 बिल्कुल सही जवाब है गजानन माधव मुक्तिबोध। सही जवाब क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता किसकी रचना है? आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता किसकी रचना है? नाभोदास की, जयशंकर प्रसाद की, शमशेर बहादुर की या रघुवीर सहाय की? 95 में आंसर लगाएंगे, 95। चलिए फटाफट तरीके से आंसर करेंगे, आत्महत्या के विरुद्ध 95 याद रखेंगे, रघुवीर सहाय की। बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चा, अगला सवाल क्या है? अधिनायक शीर्षक कविता में पूरब पश्चिम से कौन आते हैं? पूरब पश्चिम से कौन आते हैं? आंसर लगाएंगे, अधिनायक शीर्षक कविता में पूरब पश्चिम से कौन आते हैं? पूरब पश्चिम से कौन आते हैं? अब रगड़ के आंसर करेंगे, पूरब पश्चिम से कौन आते हैं? एकदम तहलका मचा दीजिए, पूरब पश्चिम से कौन आते हैं? बिल्कुल सही जवाब है 96 में, नंगे मूछे नरकंकाल। आगे देखेंगे, विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन सी विद्या है? सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन सी विद्या है? अब रगड़ के आंसर करेंगे, सब कुछ होना बचा रहा साहित्य की कौन सी विद्या है? साहित्य की कौन सी विद्या है? अब धमाल मचाएंगे एकदम गर्दा उड़ा के। चलिए 97 में, बहुत अच्छे, याद रखेंगे, कविता संग्रह, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, कविता संग्रह। बहुत अच्छे, धमाल मचा दिए एकदम, है ना, कविता संग्रह बहुत अच्छे, शानदार। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या है फटाफट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 98, किस कवि को 1992 में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार किसे मिला था? अब आंसर लगाएंगे, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार किसे मिला था? चलिए धमाल मचाते रहे बच्चे, गर्दा उड़ाते रहे, किसे मिला था? क्या बात है, जबरदस्त तरीके से सभी का आंसर आ चुका है। याद रखेंगे किसे मिला था? 98 में विनोद कुमार शुक्ल को मिला था। बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल, कवि ज्ञानेंद्र प्रति द्वारा एक चक्रा नगरी क्या है? एक चक्रा नगरी क्या है? अब आंसर लगाएंगे, एक चक्रा नगरी क्या है? अब धमाल मचाएंगे, एक चक्रा नगरी क्या है? एक चक्रा नगरी क्या है? अब गर्दा उड़ा दीजिए, एक चक्रा नगरी क्या है? चलिए एक एक बच्चा का सही जवाब आ चुका है, एक एक बच्चा ने धमाल मचा दिया। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? तो काव्य नाटक के साथ जाएंगे। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव का घर शीर्षक कविता में टिकली साटने के लिए किस पेड़ से छुराई गौंद वे का ले है? किस पेड़ से? चलिए आप आंसर लगाएंगे, किस पेड़ से? सहजन का पेड़ या कटहल का पेड़ या इमली का पेड़? चलिए आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से, कौन सा पेड़ था? चलिए क्या बात है, जबरदस्त तरीके से सही आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है।
सहजन का पेड़, है ना, याद रखिएगा बच्चा, सहजन का पेड़ बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए, है ना। और अभी आपकी बायो की क्लास होने वाली है ना। अभी कौन सी क्लास होगी बच्चा, तो अभी बायो क्लास होगी। बायो का क्लास का लिंक मैं यहाँ पे दे देता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे बायो क्लास में नहीं आ पाते, है ना। तो अभी जो है आपको सभी क्लास करनी है। अगर आप सभी क्लास नहीं करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, है ना। इसलिए बायो की क्लास भी कर लीजिए। बायो का लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ। अभी 9 बजे से बायो की क्लास होगी। और कितना आप लोग आंसर कर पाते हैं, है ना, कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट में आपको जरूर बताना है कितना आप लोग आंसर कर पाते हैं, है ना। ये देखिए बायो क्लास शुरू होने वाली है अभी 9 बजे से। लिंक मैं यहाँ पे लगा दिया हूं। और जो बच्चे, जो 9 दिन बच्चे होंगे उसमें अगर धमाल मचाना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश में एकदम गर्दा उड़ाना चाहते हैं, तो हिंदी इंग्लिश में जो 300 रुपया में जो आपको पीडीएफ दिया जा रहा है क्वेश्चन आंसर के साथ, जिसकी कीमत 300 रुपए है, और 9504510500 पे, है ना। अंतिम समय में अंतिम तैयारी कर ले, रगड़ ले, जो बचा हुआ दिन है, और आपको मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश का। इसी नंबर पे फोन पे से, गूगल पे से पेमेंट करना है। पेमेंट के बाद व्हाट्सएप नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, या कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी हैं, ठीक है, तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट को 3 सब्जेक्ट या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का 500 रुपीज में दिया जा रहा है। तो जबरदस्त तरीके से धमाल मचाएं, पूरी तैयारी करें, प्रोसेस आपका सही है, यही है, इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा, बस इसको पढ़ डाला लाइव झींगा लाला, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम चलते हैं। यहाँ पे बायो क्लास लगी हुई है, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन सही हुए आपके, कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फटाफट